हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस अफेयर्स। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीलिमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये जो डीलिमिटेशन वर्ड है ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ J&K एंड इन मेनी अदर स्टेट्स एज वेल। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है ये रिप्रेजेंटेशन को या फिर डेमोक्रेसी को एक तरह से चैलेंज करती है या एट टाइम्स उसको हेल्प भी करती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डीलिमिटेशन है क्या। तो किसी भी टेरिटोरियल बाउंड्री को जब हम रीफिक्स या फिक्स करते हैं, हमने ये बोला कि ये पर्टिकुलर स्टेट है, इसको हम इतनी बाउंड्रीज में इतनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना चाहेंगे, ये डिसीजन होता है डीलिमिटेशन। अब ये डीलिमिटेशन का जो पॉइंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 82 सेज कि हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होगा और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉलो होगी। आर्टिकल 170 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट्स को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही डीलिमिटेशन एक्सरसाइज डिवाइड करेगी। लेकिन ये काम किसका होता है, तो 1952 के अंदर इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया गया था। ऐसे में ये जो पर्टिकुलर डीलिमिटेशन कमीशन होता है जो कि आपका हेड करा जाएगा कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, और यहाँ पर आपके और भी मेंबर्स होंगे जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये तीन लोग मिलकर डीलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं। इनके पास पावर होती है कि जहाँ पे भी आपको स्टेट में डिवाइड करने के लिए बोली गई है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप वहाँ की सेंसस को पढ़ेंगे और फिर आप इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे। साथ ही आप ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को भी डिटरमाइन करते हैं और डिवाइड करते हैं। आर्टिकल 327 के अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट ही डीलिमिटेशन को लेके कोई लॉ बना सकती है, एंड दैट इज वाई व्हेन दिस एक्ट वाज कैरिड आउट इन 1952 तो इट गेव वे टू डीलिमिटेशन कमीशन। अब अगर हम बात करें कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज और रिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो जब भी हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, इसका मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि अगर आप डीलिमिटेशन के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आगे जाके इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो सके। इलेक्शन आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इलेक्शंस का फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई डीलिमिटेशन कमीशन का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन आप इन लोगों को दे रहे हो वो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी के टर्म्स में। स्टेट के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली के थ्रू भी होता है। ठीक है, 1952 में फर्स्ट टाइम हमने डीलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश करके फर्स्ट सेंसस कराई और इस सेंसस के बाद हमने डीलिमिटेशन कराया। ठीक है, डीलिमिटेशन होने के बाद दोबारा से हमने सेम प्रैक्टिस फॉलो करी। 1962 में हमने सेंसस कराई और फिर डीलिमिटेशन कराया। ओके, 1972 में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कहा कि ये लास्ट हमारी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। इसके बाद जब भी डीलिमिटेशन होगा तो वहाँ पर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सीट्स को नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर हो क्या रहा था कि हमारे पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ती जा रही थी और हमारे पास उतनी जगह नहीं थी। हमें चाहिए था कि रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो कि हमारी पार्लियामेंट की सीट्स फिक्स रहें, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, साथ साथ पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ती जा रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट केम अप विद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन 1970s। इन्हीं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की वजह से हमने कोशिश करी कि चलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमारी पार्लियामेंट में सीट्स हैं वो एक जगह फिक्स हो जाएंगी। इधर उधर थोड़ी पॉपुलेशन होगी कोई बात नहीं, बट जितना हो सकेगा सारी स्टेट्स के अंदर ये पॉपुलेशन का नंबर जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल तो हुई पॉपुलेशन, लेकिन सिर्फ सदर्न स्टेट्स में। मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स बेसिकली केरला, कर्नाटका, इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कम कर लिया। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स यानी यूपी और बिहार में ये स्टिल एक प्रॉब्लम थी, एंड दैट इज़ वाई यहाँ की पॉपुलेशन जब कम हुई तो इनके पास वोट्स या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स हो गई। यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती रही लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं पर ही फिक्स हो गई। अब इससे एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि जब हमने सीट्स को फ्रीज किया, जब हमने कहा कि अब पार्लियामेंट के अंदर किसी भी स्टेट से सीट्स नहीं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये है कि यूपी में पॉपुलेशन कितनी भी चली जाए, हमने यहाँ पर जो 1972 में सीट्स को फ्रीज किया था, आज भी यूपी में उतनी ही सीट्स हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहा क्योंकि सीट्स फ्रीज हो चुकी हैं, और जहाँ पॉपुलेशन कम थी वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन उतना ही रहा क्योंकि सीट्स फ्रीज हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप मान लें कि केरला के अंदर पॉपुलेशन थी 15 लाख
और यहाँ पर सीट्स आपकी मान लो पर्टिकुलर सीट्स निकल कर आई। यूपी के अंदर पॉपुलेशन है 20 लाख, लेकिन इसके बाद सीट्स बढ़ी नहीं, सीट्स उतनी ही रही। तो यूपी के एक कैंडिडेट के पास जितने वोट्स जा रहे हैं उन वोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान जब केरला में वोट कर रहा है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन इज कम। जब एक इंसान यूपी में वोट कर रहा है तो उसके वोट की वैल्यू कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 5 ही लोग वोट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे तो यहाँ पर हर एक इंसान के वोट की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मैं ये 5 से 10 बढ़ा रही हूँ तो हर एक इंसान के वोट की वैल्यू अब कम हो चुकी है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो वोट कर रहे हैं वो बढ़ चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाइल्यूशन ऑफ वोट्स, यानी हमारे वोट्स की जो क्वालिटी है वो डाइल्यूट हो गई है। इसी क्वालिटेटिव वोट्स ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं सचार कमेटी। इस पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन इससे पहले ये था 1972 का सिनारियो। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, केरला ने अपनी पॉपुलेशन कम की, लेकिन नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कम करने की कोशिश तो करी बट हो नहीं पाई। ऐसे टाइम पे यहाँ पर तुम्हारी जो सीट्स हैं वो फ्रीज हो गई हैं। और 2002 के अंदर जब ये सेंसस हुई तो इस सेंसस का कोई भी डिलिमिटेशन से लेना देना नहीं रहा। आप सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स चेंज कर सकते हो, यानी इधर से उधर सीट्स कर सकते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं किसी भी स्टेट की, वो चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी। हमने क्या किया, मे बी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इधर उधर करके एससी रिजर्व जो सीट्स थी उन्हें 79 से 84 बढ़ा दिया, एसटी रिजर्व जो सीट्स थी उन्हें 41 से 47 बढ़ा दिया, लेकिन कोई भी एडिशन किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी का या सीट्स का नहीं हुआ। अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि आर्टिकल 81 या 170, 81 बोलता है लोकसभा के बारे में और 170 बोलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू बी सेम एज फार एज प्रैक्टिकेबल, कि अगर आपका रेशियो केरला के अंदर वोट का कुछ सर्टेन रेशियो है कि एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए 10,000 लोगों को, तो यूपी में भी यही होना चाहिए। लेकिन यूपी में क्या हो गया कि मे बी एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 लोगों को। तो यहाँ पर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वो थोड़ा सा हम उससे दूर चले गए, राइट। क्वालिटेटिव डाइल्यूशन की बात मैंने आपको पहले भी बताया करी थी सचार कमेटी रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहली बात केरला यूपी वाला केस अभी जो हमने ऊपर देखा उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कोशिश ये करी जानी चाहिए कि जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करें, कि अगर केरला के अंदर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान है तो यूपी के अंदर भी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ताकि हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ पीपल हों। वे फॉरवर्ड क्या है अब हमारे पास, इस चीज़ के लिए सोल्यूशन क्या है। तो पहले तो हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हो रही है उसी के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ये कब होगा, जब हमारी पॉपुलेशन हर स्टेट की ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, जब हमारी स्टेट्स पे अर्बनाइजेशन का बर्डन नहीं पड़ेगा, या जब हमारी स्टेट पे लोग रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ के अंदर आके नहीं रह रही है, सिटीज़ में आके नहीं रह रही है, बेसिकली जब हमारी स्टेट्स के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लें। अवॉइडिंग पॉलिटिकल गेन्स, अब यहाँ पर एक टर्म बात करते हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर, द ऑथर टॉक्स अबाउट जेरी मैंडरिंग। ये जेरी मैंडरिंग क्या है? जेरी मैंडरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे डिलिमिट कर रहे हो, यानी ऐसे बांट रहे हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अगर मेजॉरिटी थ्राइव करती है तो आपने मेजॉरिटी को एक जगह ले आए और वहाँ पर आपने इंश्योर किया कि इतने नंबर ऑफ वोट्स तो मेरे आ ही जाएंगे। तो अगर आप कंसिस्टिंग गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का यूज़ करके अपनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऐसे बना रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल गेन्स को फेवर करें, और इलेक्शन को अनफेवरेबल बनाए या इलेक्शंस को अनफेयर बनाए, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या, जेरी मैंडरिंग। अभी आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जेरी मैंडरिंग का मतलब क्या है या जेरी मैंडरिंग किस चीज़ से रिलेट करता है। सो बेसिकली दिस वाज अबाउट आर डिलिमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जब सीट्स फ्रीज हो गई 1972 के बाद तो क्यों ये क्वालिटेटिव डाइल्यूशन वोट्स का आने लगा है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर मेन्स एज वेल, एंड ये जो पॉइंटर्स आपके डिलिमिटेशन को लेके हैं ये आपके प्रीलिम्स के अंदर भी आ सकते हैं।
So keep on watching these videos for some mains and prelims bites like these, and I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.